प्लीज हैव अ लुक हियर। मैं थोड़ा सा ड्यूअल नेचर समझाता हूँ, ड्यूअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशंस। ठीक है, नॉर्मली हम लाइट का क्या बोलते हैं, किसका ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर के लिए हमने एक्सप्लेन किए दो इफेक्ट्स, कौन कौन सा, एक हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके साथ ही हमने क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन किया था, प्लस हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। ये दोनों इफेक्ट्स किसको एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। उसके बाद मैंने दो इफेक्ट्स और बताए थे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं किसको, वेव नेचर को। क्लियर है ना, वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। क्लियर, फाइन। उसके बाद अब आपको लास्ट पे याद क्या रखना है, लास्ट पे पॉइंट ये है कि व्हेन दीज रेडिएशंस या कोई भी वेव, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मैटर, इंटरेक्ट्स विद, उस टाइम पे क्या करता है, इट शोज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते थे, लाइट रेज स्ट्राइक कर रहे थे मैटर के साथ, मेटल प्लेट के साथ, तो वहां पे कौन सा ये इफेक्ट इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, पार्टिकल नेचर ऑफ, ठीक है, वेव। नेक्स्ट है कि अगर आप प्रोपोगेशन पढ़ोगे, इसका पाथ पढ़ोगे, इसका वेव पढ़ोगे कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहां से आ रहा है, क्लियर है ना, जहां पे आप क्या डिस्कस करोगे, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वहां पे हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, किस बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, वेव नेचर पे। प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, लाइक उसका पाथ वे क्या है, वो कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, वहां पे हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर क्या है, वेव नेचर। अदरवाइज अगर आपको वेव इंटरेक्ट कर रहा है ना मैटर के साथ, वहां पे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। क्लियर, दैट्स वाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमने कहां पे पढ़ा, पार्टिकल नेचर में। उसमें क्या हो रहा था, एटम्स या फोटॉन्स वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, मैटर के साथ, एटम्स के साथ। क्लियर है ना, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल कंक्लूजन जो आपको याद रखना है। डन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, नेक्स्ट हेडिंग। अब यहां पे एक और चीज लास्ट पे आप याद रखो कि लाइट along with the अदर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो जब मूव करते हैं ना, उनके पास भी क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है ना। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना along with the light, इनके पास ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। क्लियर है ना, तो इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल नेचर होता है, वो जब मूव करता है इट बिहेव्स एज वेल एज ये पार्टिकल एज वेल एज वेव। क्लियर, सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट करेगा विद मैटर तब जाके इसका नेचर क्या होगा, पार्टिकल नेचर। बट जब आप इसका मोशन पढ़ोगे ना, ये किस वे में जा रहा है, कैसे चल रहा है, उस टाइम पे हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन एज वेव। आर वी क्लियर, डन यहां तक, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आप लिखो नेक्स्ट हेडिंग, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा ना, उसमें हमने क्या किया था, हमने अरेंज किए सारे जो आपके पास ये होते हैं वेव्स, उनको अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब हमें क्या डिस्कस करना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम आप लिख सकते हो। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो लेवल्स होते हैं ना, शेल्स, इनकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, लाइक इलेक्ट्रॉन हर शेल में होता है और उन शेल्स की अपनी अपनी एनर्जी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, इट शोज द एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड लेवल्स। आप लिखो, इट शोज, हाँ जाता है ना, ऊपर नीचे करता है, वो बाहर जाएगा, आउटर शेल में जाएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन्स द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, क्वांटाइज्ड, it shows the evidence of quantized energy levels present in atom। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, जैसे हम आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, लाइक के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, वही चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आप क्या शो करते हो, आप बताते हो कि एटम्स में क्या होते हैं, उसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स में रिसाइड करता है। क्लियर, जो जितना दूर होगा उसकी अपनी एनर्जी होगी, जो जितना पास होगा ये न्यूक्लियस के, उसकी अपनी एनर्जी होगी। क्लियर है ना। यहाँ पे ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये किसको एक्सप्लेन करता है कि
ये एटम्स में क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं और वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब उनकी एनर्जी ये डिफरेंट होती है हर एक लेवल पे, क्लियर ना, डिस्क्रीट होती है। जैसे फर्स्ट शेल होगा उसकी अपनी एनर्जी होगी, नेक्स्ट शेल होगा उसकी अपनी एनर्जी होगी। ये चीजें किससे आप एक्सप्लेन करते हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, ठीक है ना। डन यहां तक, ठीक है। हमारे पास स्पेक्ट्रास दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। मैंने एग्जांपल दिया था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का लास्ट क्लास में। हमें यहां पे ये वाला पढ़ना है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में क्या होगा, लाइट वेव्स होंगी, उनको अरेंज करेंगे हम ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ। हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात की थी। हैव अ लुक हियर। जब आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ते हो ना, व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, क्लियर ना, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, यहां से व्हाइट लाइट आ रहा है, ठीक है, वो डिवेट होके क्या करेगा, वेट अ सेकेंड, ठीक है, वो डिवेट होके क्या करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ्स क्रिएट करेगा। फिर जब आप इसको किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे प्लॉट करवाओगे ना, VIBGYOR, ठीक है, अगर आप इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे डिस्प्ले करवाओगे, इसका स्नैपशॉट लोगे, फिर आप देखोगे वहां पे कलर्स कैसे हैं, ठीक है। वहां पे कलर्स क्या होंगे, यहाँ पे अगर रेड है, ठीक है, फिर रेड की इंटेंसिटी कम होगी, फिर ऑरेंज की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ऐसे ही लाइक इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, नजदीक आ रही है और कम हो रही है। क्लियर, स्नैपशॉट समझ आ रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। I'll show you the image if there is, wait a second। देखो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्लियर। आप चेक करो कलर्स क्या हो रहे हैं, पहले एक कलर है, सपोज ब्लैक कलर है, फिर रेड है, फिर रेड की इंटेंसिटी कम हो रही है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। आप नीचे देख लो, नीचे वाले में क्या है, पहले ब्लैक बैंड है, फिर कलर है, फिर ब्लैक बैंड है, फिर कलर है, फिर ब्लैक बैंड है, फिर कलर है, क्लियर। दिस वन इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जब आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ते हो ना, पहला वाला बन जाता है, क्लियर है। ऐसे स्नैपशॉट लोगे, वहां पे इंटेंसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बीच में कोई गैप नहीं है। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ऐसे बन जाता है, क्लियर है ना। अब आप लोग देख लो एक बार, ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जब आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म देखोगे ना, दिस दीज आर द कलर्स। आप चेक करो, सपोज ये रेड है, रेड की इंटेंसिटी कम हो रही है, उसके बाद थोड़ा ऑरेंज कलर आ जाता है, ऑरेंज कलर के बाद येलो, बीच में कोई ब्लैक बैंड नहीं है, कोई गैप नहीं है, क्लियर। ये नीचे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ब्लैक बैंड है, फिर कलर है, ब्लैक बैंड है, फिर कलर है। इवन अगर आप दूसरा भी देखोगे ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये भी डिसकंटिन्यूस है, कलर ब्लैक बैंड, कलर ब्लैक बैंड, कलर ब्लैक बैंड, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा की वजह से, मैं अभी समझाऊंगा ये ब्लैक बैंड्स क्यों आते हैं। आप लोगों को समझ आया, दिस वन इज कंटिन्यूस, दिस वन इज डिसकंटिन्यूस, ये दोनों डिसकंटिन्यूस है, दिस वन इज कंटिन्यूस ओनली। फाइन, प्लीज हैव अ लुक हियर। बकवास बंद, ठीक है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म जब आप करवाते हो, वहां पे कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। मतलब कलर्स वहां पे आते हैं, कोई गैप इसमें नहीं होगा, ब्लैक कलर का गैप। बट डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो कि आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ना है, वहां पे क्या होगा, वहां पे ब्लैक जो गैप्स होते हैं बीच में कलर्स में, वो डेफिनेटली वहां से प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। आर वी क्लियर। जब आप व्हाइट लाइट को स्टडी करोगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिज्म, वहां पे क्या बनता है, वहां पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। बट अगर आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम को कहीं पे ये पेस्ट करोगे फोटोग्राफिक प्लेट पे, वहां पे क्या होगा, वहां पे कलर्स तो होंगे, बट बीच में क्या होगा, सपोज ये रेड कलर है, बीच में क्या होगा, बीच में ब्लैक बैंड होगा, क्लियर। मतलब वो खाली होगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा कोई कलर होगा, उसके बाद फिर से खाली होगा, फिर नेक्स्ट कोई और कलर होगा, फिर से खाली होगा, क्लियर ना। ये किस केस में होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, जो कि हमारे सिलेबस में है। आर वी क्लियर। पार्टिकल, ये किसको एक्सप्लेन करेगा, ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये यहाँ पे पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। डन। हमें असल में ये पढ़ना ही नहीं है, हमें कुछ और यहाँ पे समझना है। प्लीज हैव अ लुक। हमें एटॉमिक स्पेक्ट ये वेव, पार्टिकल और वेव में नहीं जाना है। यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि एटम के अंदर डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं। प्लीज हैव अ लुक हियर। बकवास बंद प्लीज। हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पे वेव और पार्टिकल नेचर डिस्कस नहीं करना है। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, शेल्स जिनको आप बोलते हो, वो क्वांटाइज्ड होते हैं, क्लियर। पहले शेल का एक एनर्जी होगा, दूसरे शेल का डिफरेंट एनर्जी होगा।
आर वी क्लियर? वो चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डिस्कस नहीं करना है, हमें डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी दो तरह का होता है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हैव अ लुक, प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। अगर आप गैस के थ्रू लाइट फॉल करवाते हो, ये करंट पास करवाते हो, ठीक है, ये H2 गैस है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव H2 गैस है इसमें, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, आप करंट पास करवाओगे, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, इस केस में, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आइंस क्रिएट होंगे, आइंस विल हिट टू द इलेक्ट्रॉन्स या बाकी आइंस के साथ H पॉजिटिव, यहाँ पे H नेगेटिव भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। ये जब हिट करते हैं दे प्रोड्यूस लाइट, क्लियर है ना। जैसे इसमें आप लोगों ने पढ़ा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, वहां पे ग्रीनिश फेंट लाइट प्रोड्यूस होती है ना, फाइन। इसी तरह जब गैस होगा ना आपके पास, गैस के थ्रू आप करंट पास करवाओगे, हाई वोल्टेज करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी। उस लाइट को अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करवाओगे, ठीक है, फाइन, प्रिज्म के थ्रू क्या होगा, इसका डिस्पर्शन होगा, क्लियर। फिर इसको कहीं फोटोग्राफिक प्लेट पे आप प्लॉट करवाओगे, फोटोग्राफिक प्लेट विल लुक लाइक दिस। मैंने आपको बोला ना ये दो तरह का होता है, ये है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, पहले आपके कलर्स प्रोड्यूस होंगे विद ब्लैक बैंड्स इन बिटवीन, क्लियर है ना। कलर होगा, यहां तक कलर होगा, फिर एक छोटा सा ब्लैक बैंड होगा, फिर दूसरा कलर होगा, उसके बाद ब्लैक बैंड होगा, फिर तीसरा कलर होगा, क्लियर है। ये किस टाइम पे होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा के टाइम पे। अगर आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो कि यहाँ पे हमें सिलेबस में नहीं है, क्लियर है ना, हमारे सिलेबस में कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखोगे ना, ऐसा ही प्लेट होगा उसका भी, बट प्रॉब्लम क्या है, वहां पे यहां तक खाली होगा, क्लियर है ना, सिर्फ यहाँ पे एक कलर का स्ट्रिप होगा, जहां पे कलर्स है ना, किस केस में, ये एब्जॉर्प्शन का है, सॉरी उल्टा बोल दिया, एब्जॉर्प्शन ये एमिशन है, वेट आई विल एक्सप्लेन। जहां पे एब्सॉर्प्शन में कलर है, वहां पे यहाँ पे ब्लैक बैंड है, और जहां पे ब्लैक बैंड है किस केस में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वहां पे कलर है किस केस में, एमिशन स्पेक्ट्रम में, क्लियर है ना। और ये एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपने इस पे लाइट फॉल करवाया, ठीक है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो कहां जाएगा, हायर शेल में जाएगा, ठीक है ना। इस टाइम पे जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है ना, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लियर है ना। ये एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को क्या करेगा, अलाउ करेगा पास होना, ठीक है। जिसको ये एब्जॉर्ब करेगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्लियर, जिसको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो आपको दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ, वो बाद में एमिशन जब ये वापस आएगा। लोअर शेल से हायर शेल जाने के टाइम पे ये एमिशन स्पेक्ट्रा शो करेगा, जब ये वापस आएगा हायर शेल से लोअर शेल में, देखो इलेक्ट्रॉन अपने शेल में स्टेबल होता है, ठीक है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, हायर शेल में चला गया, अनस्टेबल हो गया, फिर हायर शेल से लोअर शेल में आने के लिए क्या करेगा, जो इसने एक्स्ट्रा एनर्जी यूज की है, एक्सेप्ट की है, वो लूज करेगा, वो आपको किस फॉर्म में दिखेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार बोल रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, दे गो फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी, लेकिन हायर शेल में क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, तो डेफिनेटली वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है कुछ टाइम के बाद वो रिलीज करेंगे, और वो जो एनर्जी दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा वो दिख रही है, क्लियर। अब वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। एमिशन स्पेक्ट्रा लाइक एक और शेल भी होगा ना, वो यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है, एक और शेल होगा वो यहाँ पे भी जा सकता है, जितना दूर जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी का ये गैप होगा, उतना ज्यादा आपका डिफरेंट वेवलेंथ बनेगा यहाँ पे। आर वी क्लियर? इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, वो आपका एनर्जी का लेवल होगा उसका, क्लियर। ये कलर्स क्यों बन रहे हैं ऐसे, ये डिस्क्रीट कलर्स क्यों बन रहे हैं, एमिशन में हो या एब्जॉर्प्शन में हो, इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना एटम्स में, वो डिस्क्रीट लेवल्स पे होते हैं। सपोज यहां से लेके यहां तक जब ये आता है, यहाँ पे गैप बहुत कम है, जब बहुत कम है, जब कम है तो एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो कौन सा कलर हो सकता है ये, इट विल फॉल टू द violet color, like it will approach the violet and all, violet indigo blue and all, clear। अगर जंप बहुत बड़ा होगा, जब बहुत बड़ा है तो एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ये रेड कलर को ये फॉलो करेगा। आर वी क्लियर? व्हाट दिस शोज, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम्स में होता है वो डेफिनेट ये लेवल्स में होता है, डिस्क्रीट लेवल्स में होता है, सब लेवल्स का अपना अपना एनर्जी है, दैट्स व्हाई जब आप स्नैपशॉट लेते हो ये स्पेक्ट्रम का, वहां पे क्या आते हैं, डिस्क्रीट लेवल्स आते हैं एनर्जी के।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के टाइम पे क्या होता है, लाइक कलर्स फॉलोड बाय नैरो ब्लैक बैंड्स, और एमिशन स्पेक्ट्रम के टाइम पे क्या होता है, ब्लैक बैंड्स फॉलोड बाय थिन कलर स्ट्रिप्स। आर वी क्लियर? मैंने दिखाया ना अभी, हैव अ लुक अगेन, दिस वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम, ये जो पहला केस है ना, दिस वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम, ब्लैक बैंड्स फॉलोड बाय थिन स्ट्रिप ऑफ कलर्स, एंड ये जो नीचे है ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या है, कलर्स फॉलोड बाय थिन ब्लैक बैंड्स। एब्जॉर्प्शन में क्या है, कलर्स फॉलोड बाय थिन ब्लैक बैंड्स, और एमिशन में क्या है, ब्लैक बैंड्स फॉलोड बाय थिन कलर स्ट्रिप्स, ब्लैक बैंड्स फॉलोड बाय थिन कलर स्ट्रिप्स। किस टाइम पे, एमिशन में। आर वी क्लियर? रेड के बाद ब्लैक आता है, क्यों? रेड से पहले भी आता है ना ब्लैक, वेरी कंफ्यूजिंग दैट। तो ब्लैक क्यों होता है? ब्लैक, ज्यादा क्यों कम है? हाँ हाँ, ब्लैक ब्लैक तब आएगा, देखो जो पार्ट इसने एब्जॉर्ब किया है ना, किसने, इलेक्ट्रॉन ने, वो नहीं दिखेगा, जो इसने रिफ्लेक्ट किया वही दिखेगा, जो इसने एब्जॉर्ब किया उस टाइम पे ब्लैक बैंड आ जाता है। क्लियर है? सेम गोज विद दिस एमिशन, जिस टाइम पे वो एमिट करेगा वो दिखेगा, जिस टाइम पे एमिट नहीं करेगा उस टाइम पे फोटोग्राफिक प्लेट कैसा दिखेगा, ब्लैक। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन बोलो। कहाँ पे? वो आप खुद से देख लो कौन सा कलर होगा, फ्रीक्वेंसी कम है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, यू कैन चेक दैट बाय योरसेल्फ, ठीक है? जो भी फ्रीक्वेंसी कम होगा कलर डिफरेंट होगा, शॉर्ट में ये चीज याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो कलर डिफरेंट होगा। क्लियर? ये फ्रीक्वेंसीज, ये कलर्स इतने क्यों प्रोड्यूस करते हैं, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है। आर वी क्लियर? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो कलर डेफिनेटली डिफरेंट होगा, वेवलेंथ डिफरेंट होगा। आर वी क्लियर विद दिस? बात समझ आई? आपको एज इट इज जो मैं नोट सेंड करूंगा वो लिखना है, और उनको पॉइंट्स को ऐसे ही समझना है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है इस केस में। आर वी क्लियर? बात समझ आ रही है? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? देखो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा हम कब पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा और वो एनर्जी एमिट करेगा, वो जो एनर्जी एमिट होगी वो हमें दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ सम स्पेक्ट्रास। क्लियर? जब आप वो देखते हो आपको क्या मिलता है एमिशन स्पेक्ट्रा के टाइम पे, ब्लैक बैंड्स और थिन कलर स्ट्रिप्स, थिन कलर स्ट्रिप्स। किस टाइम पे होता है ये, एमिशन स्पेक्ट्रा के टाइम पे। बट आप दूसरा भी पढ़ सकते हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जब ये जंप कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। क्लियर? एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, उस टाइम पे जो आप स्पेक्ट्रा डिस्कस करोगे उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर? दोनों में डिफरेंस इतना है, ये एक दूसरे के वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट, लाइक जहां पे कलर है वहां पे ब्लैक बैंड है, और जहां पे कलर है यहाँ पे ब्लैक बैंड है। क्लियर ना? ऐसे डिफरेंस होगा, कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है बात? ठीक है। ये कलर्स डिफरेंट क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेवल से जंप करता है। कंटिन्यूस क्यों नहीं है ये, क्योंकि एटम के अंदर ये क्वांटाइज्ड शेल्स होते हैं। अगर ये कंटिन्यूस होता तो कंटिन्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता था, लाइक यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। कलर्स डिस्क्रीट इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि एटम का जंप जो होता है वो स्पेसिफिक जंप होता है, लाइक इस शेल से इस शेल तक आ सकता है, वो बीच में कहीं नहीं रुक सकता है। आपको मत ऐसा लगेगा, प्लीज हैव अ लुक, इलेक्ट्रॉन कभी यहां से यहां नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि वो यहां रह ही नहीं सकता है, वो कहां पे रह सकता है, या तो इस शेल में होगा या तो इस शेल में होगा, मतलब पर्टिकुलर जगहों पे वो मिलेगा आपको, वो बीच में नहीं मिलेगा कहीं। फिर बाद में बोहर ने बताया कि किस जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और कहां पे पॉसिबिलिटी जीरो है। लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता, यहाँ पे जीरो है उसकी पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी है अराउंड 90-95%। आर वी क्लियर? तो इन्हीं टाइम है ना जहाँ वहां पर भी होगा यहाँ पे एक टाइम है। मतलब एक माइन्यूट सेकंड के लिए, मतलब माइन्यूट सेकंड भी नहीं, माइन्यूट मिली सेकंड के लिए, वो जब एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, तब जाके अगर आप स्नैपशॉट लोगे तब जाके आपको यहाँ पे मिलेगा वो, लेकिन वो यहाँ पे रुक नहीं सकता है, यहाँ से लेके वो यहाँ पे रुकेगा, वो नहीं रुक सकता है। बाद में बोहर ने इसको प्रूव किया, क्लियर, मैथमेटिकल प्रूफ दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिसाइड कर सकता है, उसके अपना। डायरेक्ट एक शेल से तीसरे शेल में नहीं जा सकता। हाँ हाँ जा सकता है ना। तो फिर उसका जो ये एब्जॉर्प्शन बैंड होगा ना कलर, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सपोज वो यहाँ पे फॉल कर रहा है इस वाले कलर के टाइम पे, सपोज वो यहाँ पे फॉल कर रहा है, हाँ, अब ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो वो मत वहां पे दिखेगा, वो मत एमिशन स्पेक्ट्रा में दिखेगा, वही कलर दिखेगा हमेशा। लाइक सपोज जंप छोटा है ना, सपोज वो कलर ये है, सपोज ये वाला, ठीक है, जंप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना थर्ड शेल पे, तो मान लो वो इस कलर के साथ फॉलो कर रहा है। सपोज अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा ना, एनर्जी का चेंज ओवरऑल अगर सेम है तब जाके वो इसी कलर के साथ फॉलो करेगा, बैंड बड़ा या छोटा नहीं होगा, वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, एनर्जी गैप ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। नहीं वही बोल रहा, अगर फर्स्ट शेल से डायरेक्ट
बैकवर्ड या फोर्थ शेल में हम्म। जाएगा तो एनर्जी बैंड बड़ा बनेगा। ना बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये चेंज होगा कि कलर ऊपर नीचे कहीं पे रिजाइड करेगा। सपोज वो पॉइंट करेगा यहाँ पे रेड कलर को, क्योंकि गैप है ना, एनर्जी गैप एक स्टैटिक गैप है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। मतलब एनर्जी कितना है वो इसमें गैप कितना होगा वो किसी कलर को पॉइंट आउट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि गैप बढ़ जाएगा, इसका गैप इंक्रीज या डिक्रीज इससे नहीं होगा। फोटोग्राफिक प्लेट आपका स्टैटिक है, पॉइंट आउट करेगा किसी एक पॉइंट को कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। इज दैट क्लियर? सर ये कांस्टेंट होता है क्या हर वक्त जब एक्सपेरिमेंट करेंगे हर वक्त यही आएगा? हर टाइम पे यही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा ना, शेल्स चेंज होते हैं, शेल्स चेंज होते हैं। एक और इसका फिर बाद में जब इसको एक्सप्लेन करते करते जाएंगे ना हम, विल से दिस होल थिंग इज एप्लीकेबल टू ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, लीव दैट फॉर नाउ। आर वी क्लियर टिल नाउ? कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे क्वेश्चन एक आता है, डिस्कस ये डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, लिखना आएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा, और उस टाइम पे क्या होता है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि वहां पे कलर बैंड्स बनते हैं और माइन्यूट या थिन डार्क स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है ना, दो कलर बैंड्स किससे ये डिफरेंशिएट होते हैं? बाय थिन डार्क बैंड्स। नाउ विल वाइंड अप हियर, विल गो बैक टू आवर मॉडल्स। हम ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करेंगे वापस। Now you bear with me for some time. हम ये स्टेज सेट कर रहे थे फॉर द डिस्कशन ऑफ बोर्स मॉडल, क्योंकि बोर्स मॉडल में जब आप बोलोगे ना कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, वो किस बेसिस पे आप बोल सकते हो? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस। ठीक है ना? ठीक है, हेडिंग डाल दो बोर्स एटॉमिक मॉडल। विल राइट दिस, ये इजी है, बोर्स एटॉमिक मॉडल लिख लो, अच्छा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इज, सर ये नोट्स का है ना? हाँ, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट इज एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो सबको समझ आया होगा। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस in a fixed orbits with a fixed velocity। यहां तक किसी को दिक्कत कोई? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में। फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब ये सपोज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां पे हो सकता है, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। दूसरा फिक्स्ड ऑर्बिट ये है, इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट थर्ड है, इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन बीच में जो ये गैप्स है ना, इनमें ये रिवॉल्व नहीं कर सकता है। आर वी क्लियर? नेक्स्ट ये पॉइंट पे हम बोलेंगे कि वो कहाँ पे हो सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। फर्स्ट इज, एटम के पास क्या होता है? सेंटर, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, जहां पे पॉजिटिव चार्ज रिजाइड करता है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे रिजाइड आउटसाइड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अगर फिक्स्ड है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसका क्या होगा? फिक्स्ड होगा। आर वी क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज नोन एज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली। बोहर ने क्या बोला? बोहर ने प्रूव किया ये चीजें। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन उसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जहां पे उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। फर्स्ट हम समझेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मैं समझा दूंगा, पहले आप समझो। मोमेंटम पता है ना? मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। क्लियर है ना? और वो किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पे। सपोज आप दौड़ रहे हो, क्लियर, मैं आपको एब्रप्टली बोलूंगा रुक जाओ, विल यू बी एबल टू स्टॉप योरसेल्फ एट दैट पॉइंट? आप थोड़ा चलोगे ना आगे, किसकी वजह से चलोगे? क्योंकि आपकी बॉडी में मोमेंटम टू मूव, ठीक है ना, आपकी बॉडी में क्या आ जाता है? वो प्रॉपर्टी आ जाती है मोशन की। क्लियर है ना? वो है नॉर्मल लीनियर मोमेंटम, हम उसको बोलते हैं। लाइक बॉडी एक लाइन में जा रहा है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, तब जाके उसका मास है प्लस वेलोसिटी है, तो उसमें मोशन आ जाता है जिसकी वजह से वो जल्दी रुक नहीं पाता है। क्लियर है ना? उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमें यहाँ पे समझना है। जब एक बॉडी किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्लियर ना, सपोज यहाँ पे एक सेंटर है, इसके अराउंड कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, इसका मास m है, वेलोसिटी v है। क्लियर है ना?
और इसका रेडियस r है। क्लियर? ये क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में हमेशा रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम नहीं होता है बल्कि एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, ये बन जाता है एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे होता है ऐसे v क्रॉस r। आप लोगों ने क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा नहीं? ठीक है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को जब आप सॉल्व करते हो ये बन जाता है एम वी आर साइन थीटा। ठीक है ना, लाइक बॉडी ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये आगे की डायरेक्शन जा रहा है, ये इसका वेलोसिटी है, ठीक है, मास इसका m है। क्लियर है ना? r इसका क्या है, रेडियस वेक्टर। r और v के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री, तो साइन 90 आएगा यहाँ पे, एम वी आर साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 एम वी आर। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, एम वी आर के बराबर। लाइक अगर बॉडी रिवॉल्व कर रहा है किसी और बॉडी के अराउंड, जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, सन के अराउंड, ठीक है, तो अर्थ का मास है, अर्थ के पास वेलोसिटी है, अर्थ का अपना एक फिक्स्ड रेडियस है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड रहेगा। और वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, एम वी आर। क्लियर ना, एम इंटू वी इंटू आर, इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर आप रोकना चाहोगे ना अर्थ को एट अ पॉइंट, वो तब भी थोड़ा सा मूव करेगा, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या आया है, मोशन कंटेन है उसके बॉडी में। क्लियर है ना, आर वी क्लियर? समझ आई ये बात? ठीक है, तो बोहर ने क्या बोला, बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक कांस्टेंट है h अपॉन 2 पाई। क्लियर? h क्या है, h वही प्लैंक्स कांस्टेंट है। बोहर ने बोला कि जहां पे ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लाइक 1h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट्स में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में कभी नहीं होगा, लाइक 0.5h अपॉन 2 पाई। क्लियर है ना? उसने क्या बोला, बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन will be present only in those orbits whose angular momentum is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। h क्या है, ये कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है ना। h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, यू नो द वैल्यू 6.6 into 10⁻34। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में हो सकता है जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h अपॉन 2 पाई। लाइक दिस कुड बी, अगर n 1 है तो वहां पे क्या होगा, फर्स्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, दैट मीन्स ये कौन सा शेल है, ये k शेल है। अगर n 2 है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 2h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, l शेल। अगर n 3 है तो ये बन जाएगा 3h अपॉन 2 पाई। ये इंटीजर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, दैट्स व्हाट वी कॉल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये कौन सा शेल होगा, m शेल। तो बोहर ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में हो सकता है जहां पे ये इंटीग्रल मल्टीपल, सपोज फर्स्ट शेल का है h अपॉन 2 पाई, उसके बाद 1.1 h अपॉन 2 पाई, 2.2, 1.3, 1.4, 1.5, जब ये पहुंचेगा ना 2h अपॉन 2 पाई, इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन दिस शेल। क्लियर? ये कौन सा शेल है, k शेल, l शेल, उसके बाद नेक्स्ट m शेल। इलेक्ट्रॉन पॉइंट्स पे नहीं होगा ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन पॉइंट्स पे नहीं। इलेक्ट्रॉन उन जगहों पे नहीं होगा जहां पे ये, लाइक सपोज 1.5 है, यहाँ पे 1.5 h अपॉन 2 पाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन जगहों पे होगा जहां पे h अपॉन 2 पाई क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। लाइक आप 0 से स्टार्ट करोगे ना, 0h अपॉन 2 पाई, उसके बाद क्या बनेगा 0.1 h अपॉन 2 पाई, 0.2, उनमें नहीं होगा ये। क्लियर? मैथमेटिकली जब उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज फाउंड ओनली ऑन इन दोज एरियाज जहां पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये डाइजेस्ट हुआ ये वाला पॉइंट, समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन इज फाउंड ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जहां पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h अपॉन 2 पाई, लेकिन इसका इंटीग्रल मल्टीपल, लाइक एंगुलर मोमेंटम जहां पे nh अपॉन 2 पाई होगा। फिर वो क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछते हैं, लाइक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि रेडियस गिवन होगा, ठीक है, तो तब जाके आप इसको इक्वेट कर सकते हो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। दिस इज अनदर इक्वेशन फॉर दिस, लाइक एंगुलर मोमेंटम हमने अभी प्रूव किया था ना, किसके बराबर है, एम वी आर के बराबर। इज दिस पॉइंट क्लियर? जहां पे फ्रैक्शनल होगा ना एंगुलर मोमेंटम,
पॉइंट्स में होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? जहां पे इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? h अपॉन 2 पाई, लाइक 1h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, सो ऑन सो ऑन। क्लियर? बट पॉइंट्स में नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है लाइक एक बॉडी अगर उसके पास मास है m, वेलोसिटी v है, और वो रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, तब जाके उसमें कौन सा ये मोशन आ जाता है? एंगुलर मोमेंटम आ जाता है उसमें। तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है? mvr। ठीक है ना? दिस यू हैव टू रिमेंबर, डोंट रिमेंबर दिस वन। क्लियर? जस्ट रिमेंबर दिस वन। प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। फिर आप एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे भी लिख सकते हो, mvr इज कॉल्ड nh अपॉन 2 पाई। इज इट क्लियर? कौन है जिसको ये समझ नहीं आया? विल स्टॉप हेयर, बट प्लीज टेल मी।